हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक की एसएचएम बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी। आज हम उसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लेंगे उनमें सर्कुलर मोशन यूज होगा। तो फोकस करते हैं एक बात पे। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग एटम के बारे में भी सीख सकते हैं, तो बड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटम है, आपको दिया है क्वेश्चन में। हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है। हम जानते भी हैं कि एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है। और आपको बताया गया है कि वो घूम रहा है R0 रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, जो कि दी हुई है क्वेश्चन में 53 पिकोमीटर है। तो मेरा सवाल ये है कि आप बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है ये बताना है। तो पहले चेक कर लें कि किधर लगेगी। डायरेक्शन देखिए, ये प्लस ये माइनस, तो ये अंदर की तरफ खींचेगा उसको। और सवाल हमारा ये कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सा आंसर होगा कि Q1 Q2। Q1 कितना है E, Q2 भी कितना है E। कोई माइनस नहीं लगाना। वैल्यू जब हम लिख रहे हैं तो सब चीजें प्लस में पुट करेंगे। डायरेक्शन हमने देख ली कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R0 का स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज को आप पुट करें। K की जो वैल्यू है वो होगी 9 × 10 की पावर 9। Q1 E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19। और ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय R0 का स्क्वायर। ऊपर वाली सारी वैल्यूज SI सिस्टम में, ये कुलम 9 × 10 की पावर 9 भी SI सिस्टम में होता है। R0 की जो वैल्यू है वो पिकोमीटर है, हमें चाहिए लेकिन मीटर में। तो मीटर में कैसे पुट करेंगे? 53 × 10 की पावर -12 पिको कहते हैं बच्चों 10 की पावर -12 को। तो वहां 10 की पावर -12 रख दिया, आगे मीटर में बचा सारे का होल स्क्वायर। अगर हमारी सारी चीजें SI में पुट करी गई हैं तो अंडरस्टूड है फोर्स का आंसर भी SI सिस्टम में आएगा और वो आंसर आएगा न्यूटन में। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, मैंने कई बार किया हुआ है, मुझे याद है, आप भी याद कर लें, अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट की सारी जानकारी हमें जितनी कैलकुलेशन के बाद याद हो उतना अच्छा है। तो इट विल कम्स आउट टू बी 8.2 × 10 की पावर -8 न्यूटन। ठीक है। अब अगला सवाल इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि जो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने रेडियस आपको बताई रखी है, उसकी स्पीड बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा V0। हम सारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की बातें कर रहे हैं और मैं उसे V0 लिखना पसंद करूंगा। R0, V0, T0 एंड सो ऑन। तो स्पीड है V0, वो कैलकुलेट करिए स्पीड कितनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए कंसेप्ट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर हम उसे सर्कल में घुमाना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है फिक्स स्पीड से, तो घूमने की कंडीशन क्या होती है समझिए। पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में फिक्स स्पीड से घूमना चाहता है तो क्या होना चाहिए यह समझिए। पहली बात, ऑब्जेक्ट के पास स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड के अगर हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, और एक जगह नहीं हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मान लीजिए इधर स्पीड है तो हमने इधर फोर्स लगा दी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर टर्न हो फिर हम इधर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें, फिर ऑब्जेक्ट इधर टर्न हो फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड हो और उस स्पीड के हरदम परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम जाएगा। और घूमने की कंडीशन ये है कि कितनी फोर्स चाहिए घूमने के लिए? mv²/r। तो याद कर लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से r रेडियस में घूमना चाह रहा है तो घूमने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी सेंटर की तरफ, और वो कितनी होनी चाहिए? mv²/r। तो कितनी रिक्वायरमेंट है? और यहां हमें घुमाना है v0 स्पीड से।
इलेक्ट्रॉन का मास m है, इस m मास को v नोट स्पीड से हमें कितनी रेडियस में घुमाना है, r नोट रेडियस में, तो m v नोट स्क्वायर बाय r नोट फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये जरूरत किसने पूरी करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, एम वी नोट स्क्वायर बाय आर के बराबर होना चाहिए, तब वो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम जाएगा। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो हम बड़ी आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं। तो पुट करिए 8.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन इज इक्वल टू m, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नोट, आर नोट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 53 पिको, पिको का मतलब -12। सारी चीजें सही में पुट कर ली तो हमारे पास वी नोट स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, और उधर जाके फिर हम रूट ले लेंगे तो वी नोट आ जाएगा। और वी नोट भी आप याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। हर क्वेश्चन को तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में फर्स्ट ऑर्बिट का क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें हर चीज हम याद करेंगे, उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। ये हर जगह यूज होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी यूज होगा हम लोग जब इसको पढ़ेंगे। तो लर्न कर लेना कितनी आंसर आएगा अभी स्पीड का, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसी सवाल में मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड बताइए। तो बड़ी आसान सी बात है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टाइम बराबर हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। नॉर्मल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पुट करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर नोट, एक चक्कर के डिस्टेंस 2 पाई आर नोट डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है वी नॉट। आर नोट वैल्यू हमें पता है, वी नोट भी हमें पता है, पुट कर दें फटाफट करें। 2 इंटू 3.14 इंटू आर नोट, आर नोट की वैल्यू 53 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब -12 डिवाइडेड बाय वी नोट 2.18 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व करें, सारी चीजें ऐसा ही में पुट करी हैं तो आंसर आएगा सेकंड में। तो आप इसे कैलकुलेट करें और आंसर निकालें। जब आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 1.52 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड, -16 सेकेंड। तो आप इसे भी लर्न करें, बहुत अच्छा रहेगा। हमें से टी नोट लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हर चीज़ सिमेट्रिकल लगेगी। जैसे रेडियस थी हमने उसे आर नोट लिख रखा है, स्पीड है तो उसे वी नोट लिख रखा है, तो टाइम पीरियड को हम टी नोट लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चों लर्न भी कर लें, जितना इसको लर्न करते जाएंगे क्वेश्चन उतना ही अच्छा रहेगा परमानेंटली। 1.52 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड, यानी बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर आप नोट करें -16 मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी चक्कर पूरा कर जाता है, और स्पीड बड़ी अच्छी है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, बहुत हाई स्पीड है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसे में। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी बताइए, कई बार हम इसे न्यू नोट लिखना पसंद करते हैं, कई बार हम इसे एफ नोट, हम इसे क्लासिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी निकालें तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। टी नोट टाइम में कितना चक्कर हुआ, 1 रिवोल्यूशन ना, टी नोट टाइम था एक चक्कर का टाइम, तो टी नोट टाइम में हुआ 1 रिवोल्यूशन, तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होंगे 1/t नॉट रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड को कई बार हम आरपीएस लिखना पसंद करते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकंड, कई बार हम उसे हर्ट्ज लिखना पसंद करते हैं। तो याद रखें रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब हर्ट्ज होता है, तो आगे से मैं से हर्ट्ज ही लिखूंगा। तो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा 1/t नॉट, 1/t नॉट, और आपने टी नोट तो अभी अभी निकाला ही है, तो टी नोट का रिवर्स कर दें आपको एफ नोट मिल जाएगा। तो एफ नोट कितना होगा बच्चों देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.52 इंटू 10 की पावर -16 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में। अब आप इसे कैलकुलेट करें, अप्रोक्सीमेटली ये 3/2 है, 3/2 2/3 हो जाएगा,
तो ये बनेगा 0.657, ये ऊपर चला जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.52 किया मैंने, जो कि 0.657 होगा, इनटू में 10 की पावर +16 हो गया हर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फिजिक्स में हमेशा हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल पसंद करेंगे, तो डेसिमल को राइट कर दें, और जब आप राइट में करेंगे तो एक पावर हमेशा कम कर दिया करो, फटाफट याद कर लें। लेफ्ट में करो तो बढ़ा दिया करें, और राइट में करें तो एक कम कर दिया करें। तो 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये और ये वैल्यू सेम ही, हमने 10 यहां से मल्टीप्लाई करके इधर कर लिया, नॉर्मल कैलकुलेशन। अब लर्न भी कर लें। फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी है 6.57 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज आएगा। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं 5वीं बात आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आपको बता दूं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है 2 पाई इंटू एफ नॉट। लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप कर दें 2 पाई इंटू एफ नॉट, जो कि है 6.57 इंटू 10 की पावर 15, और ओमेगा नॉट की जो यूनिट होती है वो हमेशा रेडियन पर सेकंड होती है। पुट करें और इसे कैलकुलेट कर लें, ये कितना आएगा देखिए जरा, 3.2 इंटू 2, 3.14 इंटू 2, 636, एग्जैक्ट आप मल्टीप्लाई करके देखें, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 41 इंटू 10 की पावर 15 रेडियन पर सेकेंड। जनरली हम 1 डेसिमल में लिखना पसंद करेंगे, तो ये बन जाएगा 4.1, लेफ्ट में डेसिमल ले जाए इंटू 10 की पावर 16 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ओमेगा नॉट है 4.1 इंटू 10 की पावर 16 रेडियन पर सेकेंड। देखिए अगली बात, अगर मैं इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना चाहूं तो हम बना सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट भी बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, चार्ज अपॉन में चार्ज को घूमने में लिया गया टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स स्पीड से घूम रहा है, और अगर फिक्स स्पीड से घूमे, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन में चार्ज को घूमने में लिया गया टाइम। तो चार्ज कितना है E, और घूमने में टाइम कितना लिया उसने T नॉट, और आप ध्यान दें आपको दोनों ही वैल्यू पता है, E अपॉन में T नॉट। अभी अभी क्वेश्चन में हमने E भी निकाल लिया था और T नॉट। अब इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, इसका यूज नहीं करते हम लोग, तो फटाफट E पुट करें और T नॉट पुट करें एंड यू विल गेट करंट। समझ आ गई है बात सभी को। 7th क्वेश्चन, अगर मैं इसी में आपसे एक छोटा सा वर्ड और पूछना चाहूं, जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है और इलेक्ट्रॉन घूमने से करंट बनता है तो एक वर्ड पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। और बोर के इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो पहले ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट अ टर्म है, और वो टर्म करंट इनटू एरिया की मल्टीप्लाई का नाम है, करंट इनटू एरिया। तो आई नॉट की मल्टीप्लाई कर दें कितने से, पाई आर नॉट स्क्वायर से, दैट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको क्या क्या चीजें हमने क्वेश्चन में निकाल रखी, आई नॉट हमने ऊपर निकाला है, और आर नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन है 53 पिकोमीटर, पिको को 10 की पावर -12 कर लेना और पुट कर देना, यू विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह हमने थोड़ा सा कूलम्स लॉ का यूज करके एनालिसिस किया है हाइड्रोजन एटम के बारे में। अब आगे देखते हैं कुछ, अब हम नया सवाल करना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस बात को आप परमानेंटली याद कर लें, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको डाटा याद कराया,
हर आंसर को मैंने कहा याद करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैंने उसे याद करने को कहा। तो जब भी मैं किसी चीज़ फार्मूले के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर बॉक्स बनाऊं, इसका मतलब वो लर्न करना चाहिए, वो काम आएगा। सुनिए अब, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले सवालों में यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। और वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत अच्छे से आप लोग सीख लें, आपकी स्पीड में काफी फर्क रहेगा। ये अगर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड है ये बात। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड अगर एल है और इसके बीच में सेंट्रॉइड है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस बताइए, कॉर्नर से यहां तक के डिस्टेंस बताइए, तो आप फटाफट याद कर लेना L/√3 होगी वो। सीधा रिजल्ट याद कर ले, L/√3। अगर उल्टा करना हो तो भी फटाफट पता होना चाहिए कि अगर यहां L/√3 है तो यहां से यहां जाना हो तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहां से यहां जाना हो तो √3 से डिवाइड कर देना, और यहां से यहां जाना हो तो √3 से मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि ये डिस्टेंस R है, ये बताओ जल्दी करके, तो आप कहोगे √3R है सर। मैथ ना लगाने लग जाना, आराम से कैलकुलेशन करके रिजल्ट दिया आपको, तो उसे याद कर ले, बेटर रहेगा। R तो यार √3R है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बेस से ये वाली दूरी बताएं, तो जितनी ये है ना ऊपर वाली बच्चों, उसकी ये हाफ होगी, ये जितनी है ना ये उसकी हाफ होगी, मतलब L/2√3 हो जाएगी। अब अगर मैं जल्दी से आपसे यूं बोलूं, ये ट्रायंगल है, ये सेंटर है और ये दूरी x है, ये दूरी बताइए, तो अंडरस्टूड है। यहां से आ जाएंगे तो डबल करना है, और यहां से आ जाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये x है तो ये 2x है, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 2√3x हो जाएगी। अब आप दोनों चीजें याद कर लें, इधर से नीचे तक आना, L यहां से आ जाएंगे तो L/√3, और यहां से आ जाएंगे तो इसका हाफ L/2√3। लेकिन अगर रिवर्स जाए, यहां से यूं घूमकर इधर आना चाहें, तो ये जितना भी होगा ये उसका डबल होगा, और यहां जो होगा वो यहां वाली टर्म का √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें जगह जगह इस बात की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, यही चीज अगर स्क्वायर होता, चलो अभी हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो ट्रायंगल का ही सवाल देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक +Q चार्ज है सेंटर के अंदर, और उसके चारों तरफ 3 नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कितनी? यहां Q0 चार्ज है जो कि माइनस है, -Q चार्ज, यहां भी -Q चार्ज है, और यहां भी -Q चार्ज है। तीनों कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना बताया कि +Q चार्ज के चारों तरफ 3 चार्ज कांस्टेंट स्पीड से R रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, R रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, +Q चार्ज के चारों तरफ 3 इक्वल अमाउंट के नेगेटिव चार्ज सर्कल में घूम रहे हैं। मैंने नहीं बताया कि वो ट्रायंगल है या नहीं है, बस मैंने इतना बताया कि वो सर्कल में घूम रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि आप मुझे चार्ज की स्पीड बताइए, कितनी स्पीड से घूम रहे हैं। मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि वो तीनों चार्ज कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहे हैं। तो हम मुझे उन चार्ज में किसी एक की स्पीड बताइए और टाइम पीरियड बताइए। तो 2 काम करिए। तो शुरू करते हैं बच्चों इस तरह के सवाल में। पहली बात, आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये तीनों चार्ज किस तरह से रहेंगे। क्या ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, यहां हो -Q, तीनों क्या पता हेमिस्फीयर ऊपर के पोर्शन में हो। अब ये सोचना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। पहली बात, कांस्टेंट स्पीड से घूमने की कंडीशन याद करें क्या है। चार्ज के ऊपर हर पॉइंट पे फोर्स सेंटर की तरफ लगनी चाहिए। अगर सेंटर की तरफ नहीं लगेगी तो वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में नहीं घूम सकते। कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हमेशा सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या सेंटर में होंगी नेट फोर्स। देखिए, ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये +Q इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये वाला इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा, और कंफर्मली इनकी शक्ल से ही दिख रहा है कि इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो इधर तो आने से रहा।
तो इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में इस सिचुएशन में नहीं घूम सकता। तो अब हमें ये सोचना है कि कब घूम पाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा याद कर लें, सिमेट्रिकल सिस्टम में जूम करें तभी वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम पाएगा। तो देखिए, ये प्लस क्यू, तो ये वाला चार्ज माइनस क्यू यहां रहेगा, और ये इसके सिमेट्रिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए तो ये सर्कल में घूम पाएगा। देखते हैं क्यों घूम पाएगा। देखिए, इसकी फोर्स इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर, पहली बात तो कितनी फोर्सेस लगेंगी ये सोचिए। इसके ऊपर लगेंगी 3 फोर्सेस, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। पहले इस वाली फोर्स देखिए कहां होगी, चार्ज को ज्वाइन करें सीधा सेंटर की तरफ। F1 कह देता हूं मैं इसको। F1 की वैल्यू लिख ले पहले तो। F1 कितना है जल्दी करके, K Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर Q इंटू क्यू, और क्वेश्चन में बोला था रेडियस कितनी है R, क्वेश्चन में बोला गया रेडियस कितनी है R, K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फोर्स होगी F1। अब बात करते हैं इस नेगेटिव चार्ज की फोर्स, चार्ज से चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे सीधी बाहर की तरफ लगेगी, उसे कह देता हूं मैं F कह देता हूं उसको। अब आप बताइए F की वैल्यू कितनी है। अब फोर्स लिखने के लिए डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी, अगर ये डिस्टेंस R है, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस R है, तो मैंने अभी भी बताया था ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी √3R। तो √3R, K Q इंटू क्यू, वैल्यू लिखते हैं तो मैंने कहा माइनस नहीं लगाना, K Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, √3R का होल स्क्वायर, तो ये हो गया K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R स्क्वायर। कम है, ये वाली फोर्स छोटी है और ये वाली फोर्स बड़ी है, एक बात कंफर्म हो गई। चलो अब देखते हैं इधर वाली, ये तो सेम ही सिस्टम है, वही गैप है, वही चार्ज है, तो ये वाली फोर्स भी दोनों की सेंटर से अवे यूं लगेंगी, इस पे इधर, इस पे इधर, पर इस पे बढ़ानी नहीं, उस पे देखनी है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ। हाँ, अगर ये F थी, वैल्यू में अगर ये F थी तो ये भी तो F ही होगी, तो इस वैल्यू को भी हम क्या लिख देते हैं बच्चों, F। तो दोबारा से निकालने की तो हमें जरूरत नहीं रही। अब हमें पता लग गया कि इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर टोटल मिलाकर 3 फोर्सेस है, F1 सेंटर में है, F और F बाहर है। अब अगर हमें इन तीनों को जोड़ना है तो पहले इन 2 को जोड़ लें, बेस्ट रहेगा। और 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए उनकी वैल्यू चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। तो एंगल देखिए, ये इक्विलेटरल है, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60, तो उसके सामने वाला भी 60। और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको आराम से बता रखा है कि F और F अगर 60 डिग्री पे हो तो फटाफट जोड़ दिया करें बच्चों, उनका जोड़ आएगा √3F, और बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में इनका जोड़ आ गया √3F ऊपर। तो इनका जोड़ √3F ऊपर है और नीचे की तरफ है F1। और मैं आपको बता दूं, हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा F1 बड़ा है और √3F छोटा है। तो देखिए नेट कहां बचा, अब हमारे पास ये बड़ी फोर्स और ये छोटी फोर्स, तो नेट फोर्स बची बच्चों किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। और अगर नेट फोर्स सेंटर में है, इसी तरह अगर ये सिस्टम घूम के यहां आ जाएगा तो भी यहां नेट फोर्स सेंटर में रहेगी। अगर हम इस पर लिख के देखते तो भी इसके ऊपर ये 2 तो इधर होती, एक अंदर होती, और अंदर वाली बड़ी मिलेगी और बाहर वाली कम, तो हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हरदम सेंटर की तरफ रहेगी। तो इस तरह के सवालों में हमेशा सिस्टम को सिमेट्रिकल मान लेना, मतलब 3 हो तो ट्रायंगल मान लेना, 4 हो तो स्क्वायर मान लेना, 5 हो तो पेंटागन में मान लेना, 6 हो तो हेक्सागन में मान लेना। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। तो F सेंटर की तरफ फोर्स का पता लग गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें तो स्पीड चाहिए थी, ये चार्ज था यहां प्लस Q और ये माइनस Q, और इसके ऊपर नेट फोर्स सेंटर में आ गई। इसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी है, v0। और सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आज ही कंसेप्ट बताया कि सर्कल में घूमने के लिए नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, mv0 स्क्वायर बाय r होना चाहिए। और r क्वेश्चन में हमें गिवन है, और मास भी गिवन है कि हर चार्ज का मास Q, हर चार्ज का मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बताइए क्या निकला, F सेंटर इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाय r।
एफ सी पुट कर दें, एफ सी कितना है, नेट फोर्स जो है वो है F1 माइनस √3F इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। और ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। F1 कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस √3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, ये रही के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर इज इक्वल टू है एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से देखिए ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यहां √3 है और यहां 3 है, तो ये नीचे बच गया √3 और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया कॉमन, तो अंदर बचा 1 माइनस 1 बाय √3 और इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा क्या बच्चों, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर इंटू 1 माइनस 1 बाय √3 और सारे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगी इस चार्ज की स्पीड। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं, सेकंड क्वेश्चन पूछूं, इसी में अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि आप इस चार्ज का क्या बताइए मुझे, टाइम पीरियड जो कि मैंने पूछा था, टाइम पीरियड बताइए, तो बहुत आसान सी बात है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, रेडियस है आर, तो वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, डिस्टेंस 2πr0, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड कितनी है हमारी v0, और r0 हमें क्वेश्चन में दिया है जो कि r है, और v0 हमने अभी अभी निकाल लिया है, तो दोनों को पुट कर दें, वी विल गेट टाइम पीरियड। तो बच्चों ये थी सर्कुलर मोशन बेस्ड प्रॉब्लम। अब हम कुछ और ट्राई करते हैं, नए सवाल ट्राई करते हैं। अब हम एक नया केस लेते हैं, पिथ बॉल रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ट्राई करते हैं। दो हल्की हल्की बॉल है, एक ही पॉइंट से बांध रखी है और दोनों के ऊपर चार्ज है Q। दो बॉल है जिन पे हर एक पे चार्ज Q है, जिस स्ट्रिंग से वो बांध रखी है उसकी लेंथ L है। सवाल मेरा ये है कि उनके बीच में टोटल एंगल 2 थीटा है और 2 थीटा एंगल पे वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। सवाल मेरा ये है कि आप बताइए बॉल का मास कितना है। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया हो। एल लेंथ टोटल एंगल 2 थीटा, चार्ज क्यू क्यू, इस 2 थीटा एंगल पे वो रेस्ट में है, ये मैंने दिया है। सवाल मेरा ये कि आप बॉल का क्या बताइए, मुझे मास बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, और अगला सवाल उसके बाद बोलूंगा, पहले मास निकालना है, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ा ही आसान सी बात है। ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस तरफ लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। अब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखनी पड़ेगी कि कितनी है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने के लिए दो बातें चाहिए। कौन कौन सी दो बातें चाहिए, चार्ज कितना है और गैप कितना है। चार्ज तो दे रखा है क्यू क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय गैप ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो गैप ढूंढने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल सा मैथमेटिक्स लगाओ। ये 2 थीटा दिया है तो ये आधा थीटा हो गया, और ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो यहां से ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये एल, तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। एक है ना बच्चों, मैं हमेशा के लिए बार बार एक टर्म यूज करूंगा जो आपको आनी चाहिए, ये एल हो और ये थीटा हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जिसके साथ एंगल बनाओ फटाफट लिख देना ये एल कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाले को लिख देना एल साइन थीटा। तो एंगल के साथ वाली चीज को आप लिख दिया करना एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो ये एल, तो ये एल कॉस थीटा, और ये हो गया बच्चों एल साइन थीटा। यस और नो। सिमिलरली ये एल, तो ये हो जाएगा यहां तक इतना एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो हमें टोटल गैप बड़ी आसानी से पकड़ में आ गया है कि कितना है। एल साइन थीटा इधर है, एल साइन थीटा आगे है, तो ये हो गया 2L साइन थीटा।
के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं और कौन सी फोर्स लग रही है। नीचे की तरफ लगेगी mg, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों फोर्सेस उसे नीचे ले जाना चाह रही हैं और रस्सी उन्हें रोक रही है, तो रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और उसे कहेंगे हम टेंशन। और कंफर्म बात है, जितना इन दोनों का जोड़ नीचे बनेगा टेंशन उतनी ही होगी, जितना इन दोनों का जोड़ नीचे होगा उतनी ही टेंशन होगी, और तभी नेट फोर्स क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो हमसे जो पूछा गया वो तो मास पूछा गया, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले आप इस बॉल के ऊपर लगने वाली तीनों फोर्सेस को राइट एंगल सिस्टम में बना लें अच्छे ढंग से। हमेशा के लिए तरीका सीख लें। इसके ऊपर इधर कौन सी फोर्स है, Fe है, नीचे कौन सी फोर्स है, mg है, टेडी कौन सी है, यहां T है। तो हमेशा बच्चों इसके लिए मैं सिखाना चाहूंगा, यही बढ़ा लिया करो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उन फोर्सेस को छोड़ देना, और जो कोई टेढ़ी मेढ़ी फोर्स से तोड़ देना। तो इसको तोड़िए, ये वाला थीटा तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा, तो यही लिख दे। टी का ऊपर टुकड़ा हो जाएगा बच्चों टी कॉस थीटा, और आगे की तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। ये बार बार मैं करूंगा, तो एक बारी में सीख लें। आगे टी साइन थीटा, इधर टी कॉस थीटा, नीचे एम जी और इधर एफ ई। सिस्टम रेस्ट में ऐसा बताया गया है, इन सारी फोर्सेस का जोड़ जीरो है। जोड़ जीरो, इसका मतलब जितना ये है उतना ही है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो मतलब टी साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई होगा, और जो टी कॉस थीटा है वो बराबर होगा एम जी के। पर हमें तो टी नहीं चाहिए, हमें टी नहीं चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो इट बिकम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होगा एफ ई बाय एम जी। और क्वेश्चन में थीटा गिवन है, एम गिवन है, जी गिवन है, सॉरी एम हमें निकालना है, एफ ई गिवन है। तो बताइए क्या आ गया, एम इज इक्वल टू हो गया एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय जी टेंजेंट थीटा। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दें आप फटाफट। एम इज इक्वल टू एफ ई कितना हो रहा है ऊपर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी इंटू टेंजेंट थीटा। ये हो जाएगा आंसर। हाँ, इसे लर्न ना करने लग जाना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसी सवाल में अगर मैं आपसे टेंशन पूछ लेता तो क्या करते, अगर मैं टेंशन पूछ लेता तो आप क्या करते। तो टेंशन नहीं लेते, पहली बात तो सोचने की बात है, टेंशन लेने की नहीं है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं टेंशन निकालने के लिए। या तो आप हमेशा के लिए ऐसा कर लो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 हो जाएंगे और टी निकल आएगा। तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो एक तो ये तरीका है, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर को बना जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, और ये इधर जाके रूट हो जाएगा। तो आंसर बन गया। यही चीज आप थोड़ी फटाफट भी अगर अपनी नॉर्मल बुद्धि लगाते तो आप इसे थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे। मैंने बताया कि ये बॉल थी, नीचे mg फोर्स है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इधर टेंशन है, और मैंने अभी भी कहा था कि टेंशन जो होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो क्यों ना हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। और इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो इन दोनों का जोड़ ऐसे इधर आएगा, और वो कितना होगा, अंडरस्टूड है, 290 पे है तो एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, और इतनी ही होगी टेंशन। तो टेंशन बराबर होगा इसके। तो चाहे आप मैथमेटिकली निकाल लें चाहे फिजिकली सोच लें। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन करना चाहूंगा, जिसमें आपको थोड़ा 3D में दिमाग लगाना पड़ेगा। यूं मान लीजिए कि ये वही फिक्स पॉइंट है, और इससे इस बार मैंने 2 नहीं 3 चार्ज्ड बॉल बांध ली। 3 चार्ज्ड बॉल, अगर 3 चार्ज्ड बॉल अगर हम बांधेंगे तो वो 3D में इस तरह से हो जाएंगी कुछ। तीनों पे अगर क्या होगा, चार्ज होगा, तो इस तरह से हो जाएंगी, और इनके बेस में एक ट्रायंगल बनेगी। तीनों यूं हो जाएंगी और यहां बनेगी एक ट्रायंगल। तो मैंने क्वेश्चन में दिया है आपको
कि वो जो ट्रायंगल बनी है, यहां 3 चार्जेस हैं 3D के अंदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। हर एक चार्ज Q का है, मास M है। सवाल यह है मेरा कि आप एक स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ कितना एंगल है वो पता करिए। वर्टिकल के साथ, एक स्ट्रिंग का दूसरी स्ट्रिंग के साथ नहीं। स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएंगी, तो किसी भी एक स्ट्रिंग का, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका वर्टिकल के साथ, या इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ, या इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल पता करिए। तो ये मेरा सवाल है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये भी डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है, और ये डिस्टेंस भी r है, ऐसा आपको दिया है। जो ट्रायंगल बनी है उसमें हर एक डिस्टेंस r है, ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। और हमें ये निकालना है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा। मास हर बॉल का m है, हर बॉल का मास m है, हर बॉल का चार्ज q है, और आपको पता लगाना है कि ये जो स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो अब हम कैसे करें? पहली बात तो इस सवाल को 3D में है, उसे आराम से इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए कैसे इमेजिन करेंगे। ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी, इसकी इधर लगेगी, इसकी इधर लगेगी, दोनों फोर्स यूं बाहर आएंगी। ये भी F0 होगी, तो ये भी F0 मान लेते हैं। इस फोर्स को कह देते हैं, इसकी वजह से जो लगेगी वो F0, तो इस वाली जो लगेगी वो भी F0 होगी। यस और नो? और इन दोनों का यहां एंगल 60 है, तो यहां एंगल भी 60 हो जाएगा। पहले तो F0 की वैल्यू लिख लो फटाफट, कितनी होगी? KQ² बाय R²। ये KQ, सॉरी सारे Q हैं, तो KQ² बाय R², ये तो फोर्स होगी। लेकिन इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा नेट बाहर की तरफ, और वो हो जाएगा √3F0। तो इन दोनों को मैं सीधा जोड़ दूं, F0 और F0 60 डिग्री पे है, तो ये बन गया बाहर की तरफ √3F0। तो ये जो स्ट्रिंग है, यहां एंगल थीटा है, इस तरह से स्ट्रिंग है आगे की तरफ, ये वर्टिकल है, इधर F0 थी, इधर F0 है, ये सीधी बाहर की तरफ होगी √3F0। तो इस पिक्चर को मैं यूं तो दिखा नहीं सकता, तो इसको यूं कर लेता हूं। ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग बाहर की तरफ चलेगी, ये एंगल थीटा है, इधर F0, इधर थी F0, इधर √3F0, और ये एंगल थीटा है, तो √3F0 फोर्स सीधा बाहर की तरफ है। उसको मैं यूं साइड में करके दिखा लूं तो अच्छा रहेगा। सिचुएशन को यहां की बजाय यहां बना लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये वर्टिकल, ये थीटा और ये बॉल, और इसके ऊपर दोनों फोर्सेस जोड़ दी, तो उनका जोड़ आ गया √3F0। नीचे की तरफ क्या होगी? mg। मैं F0 की वैल्यू को पुट ही कर देता हूं और हटा देता हूं उसको, KQ² बाय R²। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ये वर्टिकल था, ये स्ट्रिंग थी, यहां ये बॉल थी, एक F0 इधर आई, एक F0 इधर आई, उन दोनों का जोड़ √3F0 बाहर हो गया। ऐसे जोड़ था, मैंने उसको यूं करके दिखा दिया। ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, यहां √3F0 फोर्स बाहर है, ये पुट कर दिया mg नीचे। इधर है टेंशन, सवाल मेरा है आप क्या निकालो? एंगल। तो ये तो पिछला इस सिचुएशन की तरह हो गया, जब भी 3 फोर्सेस 290 डिग्री पे हो और एक टेढ़ी हो, तो आप उनमें ये करना, जो 290 डिग्री वाली वहां x और y मान लेना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जो टेढ़ी हो उसे तोड़ देना, बाकी को छोड़ देना। जो यहां और यहां हो उसे मत छेड़ना और बाकी को मत छोड़ना, उनको तोड़ देना। तो t का इधर टुकड़ा कितना बनेगा बच्चों? t cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा t sin थीटा। जिधर एंगल बनाओ, जिस साइड एंगल है उधर cos, ये t था, इधर एंगल थीटा था, तो t का जिधर एंगल है उधर t cos थीटा, दूसरी साइड होगा t sin थीटा। तो ऊपर की तरफ t cos थीटा और इधर t sin थीटा। अब पिछली वाली बात सिस्टम किस में है? ये रेस्ट में, और रेस्ट में तो पीछे वाली फोर्स आगे वाली फोर्स के बराबर, दैट इज t sin थीटा इज इक्वल टू होगा √3KQ² बाय R², एंड t cos थीटा इज इक्वल टू होगा mg। और हमें चाहिए एंगल, तो दोनों का रेशियो ले लो, t हट जाएगा। तो क्या बना बच्चों? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो गया √3
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, थीटा आ गया। हाँ, आगे से याद रखें, अगर हमें बाई चांस टी निकालने को कहे तो आपको मैंने बता रखा है इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो टी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें एम दिया था, के पता है, क्यू पता है, आर पता है, जी पता है, तो एंगल आ गया। तो आगे से कभी भी एंगल के सवाल हों, मास के सवाल हों, टेंशन के सवाल हों, तो यही सिनेरियो रहेगा, इसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज की बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल बच्चों में आगे प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन आगे प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कल आप नेचुरल नंबर का सम, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम और ln2 का फार्मूला याद करके आए, थोड़ा सर्च करके आए, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कल जो हम लोग सवाल करेंगे वो कूलम्स लॉ के ऊपर सीरीज प्रॉब्लम करेंगे, जिन क्वेश्चंस में अलग अलग सीरीज बनेंगी, कभी नेचुरल नंबर का सम बनेगा, कभी स्क्वायर का सम बनेगा। तो आज में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों।